अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं, यही मेरे आज के व्लॉग का टाइटल है। नाउमीदी मत फैलाएं, पाकिस्तान नाउमीदी और नाकामी के लिए नहीं बना। ये जुमला मैं नहीं कह रहा, बल्कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल सैयद हाफिज आसिम मुनीर ने कहा है। और ये जुमला एक ऐसे मौके पर कहा है कि जब महकमा ज़राअत का काम वाकई महकमा ज़राअत वालों ने, यानी मेरा मतलब है कि फ़ौज ने ले लिया है। और ज़राअत के हवाले से मुनक़िदा सेमिनार से ख़िताब के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब भी पहुँचे और उस तकरीब में जनरल सैयद हाफिज आसिम मुनीर साहब भी पहुँचे। और सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए, जब सहाफ़ी आपको पता है मिलते हैं तो फिर ताबड़तोड़ हमले तो होते हैं, सवालात होते हैं, तुंदो तेज़ सवालात होते हैं, मुल्क की इकॉनमी के ऊपर बहुत सारी बातें हुई। और उस गैर रस्मी गुफ्तगू के अंदर जो बॉटम लाइन है, जो एक जुमला जो शे सुर्खी बनकर सामने आ रहा है, वो ये है कि नाउमीदी मत फैलाएं, पाकिस्तान नाउमीदी और नाकामी के लिए नहीं बना है। अब आर्मी चीफ ये मशवरा दे रहे हैं और आर्मी चीफ ऐसे मौके पर ये मशवरा दे रहे हैं कि जब स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम, उसकी ज़िम्मेदारी आर्मी ने अपने कांधों पर ली है। जिस वक्त सऊदी अरेबिया से या यूएई से पैसे का बंदोबस्त करने का काम आर्मी ने अपने कांधों पर लिया है। जिस वक्त आईएमएफ के साथ बेल आउट पैकेज का काम काफ़ी हद तक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और फ़ौज ने लिया है। जिस वक्त मुल्क की जो इकोनॉमिक डोमेन है उसकी नोक पलक संवारने का काम खुद मुक़्तदिर इदारा कर रहा है। और ऐसे मौके पर कर रहा है कि जिस वक्त उस मुक़्तदिर इदारे को खासी तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। और तनकीद इसलिए हो रही है कि तासुर ये है कि मुल्क की एक पॉलिटिकल पार्टी को आर्मी चीफ ने कॉर्नर्ड किया हुआ है या फ़ौज ने कॉर्नर्ड किया हुआ है या प्रेशर बढ़ाया जा रहा है। और वो पॉलिटिकल पार्टी भी ताबड़तोड़ हमले कर रही है। उसकी तनकीद का तमाम तर धारा और दारोमदार इस वक्त फ़ौज पर है और सियासत भी यूं ही चमक रही है। और उन्होंने इन दिनों भी फ्रंट फुट पे आके निकल के खेलना शुरू किया हुआ है। अब सवाल ये है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ एक तरफ तो पॉलिटिकल डोमेन के अंदर ये बयानियां बनाए हुए हैं कि फ़ौज न्यूट्रल है, यानी फ़ौज ए पॉलिटिकल है, फ़ौज का सियासत में कोई रोल या अमल दखल नहीं है। और ये बात हमें आज ऐसा तासुर नहीं मिल रहा, बल्कि इससे पहले भी जनरल बाजवा जब जाने लगे तो उन्होंने ये नैरेटिव बना दिया था कि फ़ौज ये पॉलिटिकल है, न्यूट्रल है। और फिर उस न्यूट्रल के लफ्ज़ को जिस तरह से इमरान खान साहब ने इस्तेमाल किया वो हम सब जानते हैं। बाजवा साहब के जाने के बाद जब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हाफिज सईद आसिम मुनीर साहब बने तो उन्होंने भी इस बयानियों को अपनाया और आगे लेकर चले कि फ़ौज ये पॉलिटिकल है, फ़ौज न्यूट्रल रहेगी। और फिर ये बात भी सामने आई कि जिस वक्त सदर ममलिकत ने आसिम मुनीर साहब को आर्मी चीफ बनने पर मुबारकबाद पेश की तो इमरान खान साहब उनकी मौजूद थे उनके पास और फ़ोन को स्पीकर पर लगाया और ये कहा कि इमरान खान साहब भी आपसे बात करना चाहते हैं। तो आसिम मुनीर साहब ने इमरान खान से बात करने से इनकार कर दिया और कहा कि वो सियासी लोगों से बात नहीं करेंगे। यानी इससे तासुर मिलता है कि वो नहीं चाहते हैं कि किसी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर से बात करें। तासुर तो ये भी मिलता है कि शायद वो इमरान खान के बहुत खिलाफ है और यही तासुर इमरान खान ने अपने जहन में बना लिया। अब सवाल ये है कि अगर आसिम मुनीर साहब इमरान खान या उनकी पॉलिटिकल पार्टी के बहुत अगेंस्ट हैं, चलिए मान लेते हैं, अज्यूम करते हैं कि जो काम हुआ है वो फ़ौज के ज़ेर असर हुआ है, फ़ौज के कहने पर या फ़ौज की पॉलिटिकल इंटरवेंशन से हुआ है। इमरान खान का बोरी बिस्तरा गोल करना ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के बस की बात नहीं थी अगर उनके साथ फ़ौजी ताकत ना होती, चलिए मान लेते हैं। तो फिर सवाल बड़ा सादा सा ये है कि फिर फ़ौज किसके साथ है? क्या फ़ौज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है, शहबाज शरीफ के साथ है? क्या फ़ौज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी के साथ है? या फिर फ़ौज मौलाना फजलुर रहमान और JUIF के साथ है? फिर फ़ौज किसके साथ एक्ट कर रही है ना? अगर हम ज़्यूम कर लेते हैं कि फ़ौज ये पॉलिटिकल नहीं है, ये फ़ौज का पॉलिटिकल रोल है, ये फ़ौज सियासी हो गई है। इस सवाल का सादा सा जवाब आपको हालात व वाक़ियात की सूरत में मिल जाएगा। मैं एक एक करके इंसिडेंट्स और इवेंट्स आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहला मामला तो ये था कि जो इमरान खान और उनकी पार्टी है उसको ठिकाने लगाना है, वो लगा दिया गया। अब चलिए इस बहस को भूल जाते हैं कि वो कैसे हुआ। वो सियासतदानों ने अकेले किया, तने तनहा किया, ये फ़ौज की मदद भी ली। ये इस सवाल का जवाब आप सब जानते हैं कि ताकत का सरचश्मा कौन है? अवाम तो नहीं है, ताकत किसी एक जगह पे है और ताकत का मंबा एक ही सोर्स है जिनको पावर्स दैट बी कहते हैं या मुक़्तदिर हल्के कहते हैं। अब इमरान खान का तो काफ़ी हद तक उन्होंने अपने मुताबिक उसको ठिकाने लगा दिया या उस पोस्टर को फाड़ दिया या फॉलोइंग को काफ़ी नुकसान पहुँचाया। इस पर डिबेट हो सकती है कि इमरान खान की फॉलोइंग टूटी है या नहीं टूटी है। इमरान खान अभी भी उनके पास रिटर्न के चांसेस हैं, वापस आ सकते हैं, कम बैक कर सकते हैं, वॉरियर माइंडसेट के आदमी हैं। इस पर बहस हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि इस काम को, इस टास्क को परफॉर्म करने के बाद अब फ़ौज ने या आसिम मुनीर साहब ने जो अपनी हिमायत है उसका बोझ किस पलड़े में डालना है?
क्या वो नवाज शरीफ के पलड़े में डालेंगे, आसिफ अली जरदारी के, मौलाना फजलुर रहमान के? अब जिस वक्त ये सारा बोरी बिस्तरा गोल हो गया है, तो उस वक्त तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज को ये वाज़ेह तौर पर मैसेज दिया गया है कि एक बात ज़हन नशीन कर लीजिएगा कि हम ये पॉलिटिकल हैं, हम न्यूट्रल हैं, हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है। अगर हाँ आप हमसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये आपकी खाम ख्याली है। और अभी भी इस खाम ख्याली के अंदर बहुत सारे जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो आए हुए हैं। मैंने आपको बताया था कि दुबई में जब आसिफ अली जरदारी साहब मियां नवाज शरीफ के पास पहुंचे तो आसिफ अली जरदारी साहब को मियां साहब ने ऐसा इंप्रेशन दिया कि मेरी जो सिलेक्शन है आसिम मुनीर साहब को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ लगाना, ये उसी के समरात हैं जो आप पाकिस्तान में देख रहे हैं कि हम इस काबिल हुए कि हमने इमरान खान का सफाया कर दिया है। खैर, आसिफ अली जरदारी बड़े ज़ीरक आदमी है, बड़े काइया आदमी है। वो बात सुनी तो लेकिन अनसुनी कर दी। लेकिन सोचा ज़रूर ये कि मियाँ साहब ये जो बात कर रहे हैं, क्या वो ये सोच रहे हैं कि इमरान खान को ठिकाने लगाने के बाद अब मियाँ साहब के पलड़े में आसिम मुनीर साहब अपनी हिमायत का वोट डाल देंगे? बिल्कुल उसी तरह जैसे इमरान खान सोच रहे हैं कि कोई लंदन प्लान बना था और आसिम मुनीर साहब ने कहा था कि मुझे आर्मी चीफ लगाए, मैं आपका ये काम कर दूंगा, तसल्ली बख्श अंदाज में किया जाएगा। शायद वही लंदन प्लान है कि वो नवाज शरीफ के ऊपर नवाजिशात की बारिश किए हुए हैं और नवाज शरीफ भी यही समझ रहे हैं कि मुझ पर नवाजिशात की बारिश हो रही है। लेकिन क्या वजह है कि नवाज शरीफ इसके बावजूद वतन वापस नहीं आ पा रहे हैं? अभी तक कोई ग्रीन सिग्नल नहीं है, अभी भी सुर्ख बत्ती या सुर्ख झंडी लटक रही है, लहरा रही है, तारीख पे तारीख मिल रही है, लेकिन वापसी के इम्कानात अभी भी उस कदर रोशन नहीं है जितने होने चाहिए थे अगर उन पर नवाजिशात की बारिशें हैं तो। उसके अलावा एक इंडिकेशन और है, वो ये कि नवाज शरीफ साहब को मुलाकात करने के लिए दुबई का मकाम क्यों मुंतखब करना पड़ा। यानी ऐसा क्या है कि आप मुक्तदिर हलकों या ताकतवर हलकों की आंखों से ओझल होकर, उनसे दूर होकर कुछ प्लान्स बना रहे हैं। यानी आप आइसोलेशन में चीज़ें करना चाहते हैं, आप कहते हैं कि इसकी भनक भी किसी को ना पड़े जो हम कर रहे हैं, कहीं फौज ना सुन ले कि हमारा प्लान क्या है। यानी आपको ऐसी सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी क्या है, आप किससे इनसिक्योर हो रहे हैं? तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि जिस वक्त फौज आपके इस प्लान में इस वक्त शामिल नहीं है और पहले हर जगह पर थी, तो आप फैसले नहीं ले पा रहे हैं। वो फैसले इस तरह से कि आपको जब ये कह दिया गया कि जो केयर टेकर सेटअप है वो उसके बारे में आपने फिक्र नहीं करनी है, वो हम डिसाइड कर लेंगे कि केयर टेकर सेटअप कौन सा आना है। वो इसलिए कि पंजाब के अंदर या केपी के अंदर जो कुछ हुआ है, जाहिर है ये बड़ा आइडियल इन्वायरमेंट है और बहुत अच्छे तरीके से मामला चल रहे हैं। ताकतवर हल्के ये चाहते हैं कि इसी तरह के मामला विफाक में भी चलाए जाएँ। अब दुबई में होने वाली मुलाकातें बेनतीजा इसलिए ख़त्म हुई कि जो नाम पीपल्स पार्टी और PMLN की तरफ से केयर टेकर सेटअप के लिए आ रहे थे, वो ताकतवर हलकों को काबिल कबूल नहीं है। अब PMLN और पीपल्स पार्टी इंतखाबात की तारीख को लेकर भी इंडिसाइसिव है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि इंतखाबात को अगर थोड़ा डिले कर दिया जाए तो इस पर कोई अमर माने नहीं है, क्योंकि नून लीग लेड कोलिशन गवर्नमेंट है और नून लीग ये समझती है कि अभी जो मुश्किल माशी फैसले हो रहे हैं इसके समरात आने में कुछ वक्त लगेगा और जब तक वो समरात नहीं अवाम तक पहुँचेंगे तब तक इनका जो सियासी बयानिया है वो मजबूत नहीं होगा। JUIF भी ये समझती है कि अभी बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसके ऊपर इंडिसाइसिवनेस बरकरार है। अभी जिस पे बातचीत होनी चाहिए वो ये है कि अगला सेटअप कैसा होगा, इलेक्शन फ्रेमवर्क कैसा होगा, JUIF को क्या हिस्सा बकदरे जुस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि मैंने एक बार पहले भी आपको बताया कि मौलाना फजलुर रहमान तो बड़े ज़िद्दी आदमी हैं। जिस वक्त आसिम मुनीर साहब की अपॉइंटमेंट थी तो अपॉइंटमेंट के मौके पर भी उन्होंने बाकी जो इत्तेहादी हैं उनको ब्लैकमेल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और फिर उसके बाद उन्होंने KP की गवर्नरशिप ले ली। यानी आनन फानन KP का गवर्नर मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी का और उनका रिश्तेदार अपॉइंट करना पड़ा, तब जाके मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी हिमायत जो है वो आसिम मुनीर साहब की झोली में डाली। तो बात यह है कि अब मौलाना फजलुर रहमान भी ज़िद्दी हो रहे हैं और वो पूरा बोझ डाल रहे हैं, वो पानी की गहराई नापना चाहते हैं और वो अपनी बात मनवा रहे हैं। और अभी इस वक्त वो जो डटे हुए हैं उसका मतलब ये है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा दिया जाए। ये आप आसिफ अली जरदारी साहब से बात कर रहे हैं कि प्रेसिडेंसी उनको दे दी जाएगी, तो मैं मौलाना फजलुर रहमान हूँ, क्या मैंने कभी मुल्क के अंदर सदर नहीं बनना है? क्या मैं ऐसे ही रह जाऊँगा, नाते तोते रह जाना जिसको कहते हैं? आप प्रेसिडेंसी की बातें कर रहे हैं, आसिफ अली जरदारी के साथ उसको जोड़ रहे हैं। मैं PDM का सरबराह बकलम खुद मौलाना फजलुर रहमान, मैं पाकिस्तान का सदर कब बनूंगा? अब मौलाना फजलुर रहमान ने एक बहुत बड़ी डिमांड रख दी है और वो डिमांड ये है कि उसी तरह से कि जैसे गवर्नर वहाँ पे उनका रिश्तेदार लगाया गया था, उनकी पार्टी का बंदा लगाया गया था, यहाँ पर आप जो भी बात कर रहे हैं उसमें प्रेसिडेंट की जो सीट है ना वो आप मेरे लिए रखें, क्योंकि मैंने बड़ी जद्दोजहद की है बतौर PDM सरबराह। अगर आप ये बात नहीं मानी तो फिर आपका धड़न तख्ता हो जाएगा। और बात यह है कि आप मेरे लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं कर रहे, मेरे लिए तो अपॉर्चुनिटी फैज़ हमीद ने क्रिएट कर दी थी। फैज़ हमीद तो मुझे चेयरमैन सेनेट लगाना चाहता था,
यानी वो आया था, उसने मेरे सामने ऑफर की थी, उसने कहा था हम आपको सेनेट में लेके जाएंगे और सेनेट के बाद चेयरमैन सेनेट बनाएंगे, हम आपको चेयरमैन सेनेट देखना चाहते हैं। और अगर चेयरमैन सेनेट होते मौलाना फजलुर रहमान तो कायम मकाम सदर तो ऑटोमेटिकली हो जाना था। सदर की अदम मौजूदगी में चेयरमैन सेनेट कायम मकाम सदर होता है। अब मौलाना फजलुर रहमान प्रेसिडेंट से कम कुछ मानने को तैयार नहीं है। अब इस मामले पर मियां नवाज शरीफ साहब ने आसिफ अली जरदारी साहब की मदद से मौलाना फजलुर रहमान को मनाने का फैसला कर लिया है कि मौलाना के साथ बैठेंगे, मौलाना को दुबई में बुलाया जाएगा और उनकी बात सुनी जाएगी और उनकी उस बात पर कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश भी की जाएगी। और उसमें आसिफ अली जरदारी फैक्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आसिफ अली जरदारी भी तो उम्मीदवार है ना, उसी नशिस्त के उम्मीदवार वो भी हैं। अब आसिफ अली जरदारी को वो नशिस्त देनी है या मौलाना फजलुर रहमान को देनी है। अब मौलाना फजलुर रहमान उससे किसी कम के ऊपर राजी नहीं होंगे। अब क्या करना है, केपी के अंदर क्या ऐसा चक्कर चलाना है कि केपी की चीफ मिनिस्ट्री भी मिल जाए मौलाना को, या फिर कोई गवर्नरशिप दे के, क्योंकि गवर्नरशिप तो ऑटोमेटिक मिली हुई है ऑलरेडी। अब उससे ज्यादा क्या देना है ये फैसला होना बाकी है। अब मौलाना फजलुर रहमान ये चाहते हैं कि जब तक ये फैसला नहीं होता तब तक इलेक्शंस को इल्तवा में डाला जाए, कटाई में डाला जाए। आसिफ अली जरदारी साहब ये चाहते हैं इन सब में से कि फौरी तौर पर इलेक्शंस होने चाहिए। अब ये इतनी इंडिसाइसिवनेस इत्तेहाद के अंदर ये इस वजह से है कि फौज ये फैसला लेने को तैयार नहीं है। फौज ने ये फैसला नहीं करना है, बल्कि फौज ये चाहती है कि किसको अपॉइंट करना है, केयर टेकर किसको लाना है, निगरान किसको लाना है, ये फैसला हम करेंगे। ये फैसला मौलाना आप नहीं करेंगे, ये फैसला जरदारी साहब आप नहीं करेंगे, नवाज शरीफ साहब ये आप नहीं करेंगे, बल्कि हम करेंगे। अब अपनी अपनी बचाने की बारी आ गई है। इमरान खान के साथ हुआ जो कुछ हो गया, अब आगे की बात करनी है। और आगे की बात, जब इकोनॉमी की डोमेन फौज ने ले ली है, जब फौज ने इतनी बदनामी बर्दाश्त कर ली है, जब फौज पे इतनी तनकीद हुई है, फौज की साख मजरू हुई है, ये सब कुछ हुआ है, तो फौज ने आज ये मैसेज दे दिया आसिम मुनीर साहब ने कि आप नाकामियों और नाउमीदियों की बात ना करें। पाकिस्तान नाउमीदियों और नाकामियों के लिए नहीं बना है। इसका मतलब आप समझे, इसका मतलब ये है कि फौज पाकिस्तान को मजीद नाकाम नहीं देखेगी, बल्कि अपने हाथ में बहुत सारी चीज़ों का कंट्रोल लेगी और चाहेगी कि मुल्क की इकॉनमी टेक ऑफ करे और जो फौज की खोई हुई साख है या मजरू है उसको रिवाइव किया जा सके, उसको बहाल किया जा सके। और उनको पता है कि वो आसिफ अली जरदारी नहीं कर सकता, वो नवाज शरीफ नहीं कर सकता, शहबाज शरीफ नहीं कर सकता, मौलाना नहीं कर सकता, ये तमाम सियासी लोग हैं, अब ये हम करके दिखाएंगे। तो बात यह है कि सब नाते तोते रह गए हैं, चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।